हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। मेरे साथ मेरे एक स्टूडेंट है जिनका नाम है सव्या साची। और इनका बहुत सारी जगह सिलेक्शन हुआ है। पहले सव्या, आपका स्वागत है बंसल बायोलॉजी पे। थैंक यू मैम। थैंक यू तो सो मच। इनका जो सिलेक्शन हुआ है वो JNCSR में हुआ है, इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए। एम्स में बायोफिजिक्स में इनकी AIR 1 आई थी एमएससी एंट्रेंस में। एम्स बायोटेक्नोलॉजी में AIR 10 आई है। IBAB में शॉर्टलिस्टेड हुए थे ये। आइसर TBM में शॉर्टलिस्टेड हुए थे। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में इनकी AIR 1 थी। CHG में शॉर्टलिस्टेड हुए थे। गैडबी में इनकी रैंक 58 थी। IIT जैम में 232 थी। TIFR इनका रिटर्न एग्जाम जो था क्वालिफाई हुआ था। RCB के इंटरव्यू में भी शॉर्टलिस्ट हुए थे। और CUET लाइफ साइंस और बायोकेमिस्ट्री भी इन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर किया था। सव्या, पहले तो इतनी सारी जो लंबी लिस्ट है इसमें से आपने सिलेक्शन कहाँ लिया है, कहाँ आपने एडमिशन लिया है, ये बताइए बच्चों को, बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको। Ma'am, I have finally taken admission in the PhD program in biological sciences here at Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research, JNCSR in Bengaluru, Namma सव्या, Bengaluru. इतने सारे एग्जाम्स क्लियर करके कैसा लग रहा है तुम्हें? मतलब इतने सारे एग्जाम्स क्लियर किया, इतनी सारी जगह, तुम टॉप इंस्टीट्यूट्स में शॉर्ट लिस्ट हुए हो। फीलिंग कैसी है? मैम ऑब्वियसली बहुत वैलिडेटिंग फीलिंग है, स्पेशली व्हेन यू हैव लाइक टेकन ड्रॉप्स प्रीवियसली फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड व्हेन फाइनली यू क्रैक some national level exams and that too you top some of those exams. Obviously it feels very validating and obviously एक ego boost होता है, but at the same time we have to remember that our journey has just started. As a researcher, as a scientist, we have to like just go up and above from here. ऑब्वियसली सव्या। सव्या, तुम अपने बारे में बताना चाहोगे कि तुमने कहाँ से अपनी BSc वगैरह की है और किस तरीके से तुम्हारी ये IIT जैम की प्रिपरेशन की जर्नी शुरू हुई, कहाँ से तुम्हें पता चला कि ऐसा भी एक एग्जाम एग्जिस्ट करता है? तो ये सब भी जरूर बताइए सव्या। मैम हम अपना ग्रेजुएशन यूजी जो है जूलॉजी ऑनर्स में किया है फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। एंड हम आईआईटी जैम का एक्चुअल प्रिपरेशन हम स्टार्ट थर्ड ईयर में किए थे, बट हम आपके शरण में आ गए थे फर्स्ट ईयर में ही। आपके क्लास में आए थे एंड आई गॉट वेरी इंट्रिग्ड कि कैसे आप पढ़ाती है। आपका और मेरा फ्रीक्वेंसी बहुत ऐसे मैच किया कि लाइक हाँ, एज एन एजुकेटर यहाँ पे हमको बहुत कुछ, मतलब जो भी आप पढ़ा रही है हम ग्रास्प कर पा रहे हैं एंड वो हम अच्छे से नोट्स बना पा रहे हैं, तो वो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड बाद में प्रैक्टिस सेशंस एंड एवरीथिंग एंड एवरी like obviously all that culminated into all these things, so called achievements. So obviously thank you for that. तो वही है कि मेहनत तो है ही, बट स्मार्ट वर्क ज्यादा इम्पोर्टेंट है अदर देन हार्ड वर्क इस लाइन में। सो यू हैव टू नो वेयर टू हिट एंड व्हेन टू हिट। तो वो चीज एक है, वो हम बोलना चाहेंगे। सो स्वीट सव्या। तो बेसिकली तुमने थर्ड ईयर में अपनी असल प्रिपरेशन शुरू की थी। वैसे स्टार्ट तुम मेरे साथ, मुझे याद है कि बहुत लंबा सफर था तुम्हारा मेरे साथ, पर इतने हाँ कंसिस्टेंट नहीं थे तुम शुरू में, लेकिन जब थर्ड ईयर में आके तुमने लास्ट टाइम फिर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी। ओके, यस। काफी लंबी लिस्ट है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपने जो बायोलॉजी है, स्पेसिफिकली जो बायोलॉजी है, वो सव्या कैसे पढ़ी थी? क्या मेरे ही नोट्स रेफर किए थे या फिर किस तरीके से पढ़ा था? बायोलॉजी जो है हम वही हम कि जो फर्स्ट ईयर से जो हम प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे एंड थर्ड ईयर में वो कल्मिनेट हुआ। बेसिकली फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर की शुरुआत हम यूज किए थे नोट्स बनाने में। तो हम्म। आप जो जो कोर्सेज निकालती थी, यूनिट्स निकालती थी, जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे सेल बायोलॉजी हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया एंड जो भी जेनेटिक्स एंड एवरीथिंग एल्स, वो सबके नोट्स बना के रखना चाहिए। हम्म। इवन इफ यू आर नॉट स्टडिंग, एक आप जब नोट्स बना रहे हैं आपका एक बार पढ़ना ऑलरेडी हो जा रहा है वहां। हम्म। तो वो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि लास्ट में आई हैव सीन कि स्टूडेंट्स दे आस्क फॉर नोट्स फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। ठीक हम्म। है, लोग दे देंगे, लोग अच्छे स्टूडेंट्स दे भी देंगे, अच्छे दोस्त दे देंगे, बट वो उनका हैंड राइटिंग है, वो उनके स्टाइल में लिखा हुआ है, वो उनका माइंड ग्रास्प कर पाएगा। आप स्पेशली लास्ट मोमेंट में नहीं ग्रास्प कर पाइएगा। इसलिए आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होना बहुत जरूरी है एंड वो आप बहुत अच्छे से दी थी, बिकॉज आप जैसे पढ़ाती है, आप अपना जो बोर्ड है उस पर लिख के हम्म। आप पढ़ाती है। वो हम्म। वो बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो ठीक है, मतलब अलग अलग एडुकेटर्स के अलग अलग वो स्टूडेंट्स अलग अलग ग्रास्प कर पाते हैं। मेरा ऐसा है, बहुत लोग हम्म। जैसे PDF से पढ़ाते हैं या हम्म। मतलब कोई स्लाइड से पढ़ाते हैं, तो हम्म। वो हम नहीं कर पाते बिकॉज वो एक
एक एक पर्सनल करेक्शन वो बन जाता है। अगर कोई बोर्ड पे लिख के कर रहा है तो वो हम खुद से जब लिख रहे हैं तो वो ऐसे। आप प्लस आप जैसे एनालॉजी देती थी, एग्जांपल्स देती थी कि पर्सनल एग्जांपल्स की, ये स्नेहा, ये नेहा, ये आदिति, या आयुषी, ऐसे ऐसे करके। तो वो बाद में जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो याद रहता है कि अच्छा ये यहाँ तो मैम ये बोली थी, ये मजाक की थी। तो वो मजाक से वो चीज एक, जैसे यहाँ पे बोलते हैं न्यूरोनल कनेक्शन, तो वो एक बन जाता है माइंड में। तो उससे वो चीजें याद होने लगती है, तो वो बहुत इजी हो जाता है उसके बाद। तो वही है, यही है। हाँ, वो नॉर्मल बातें याद नहीं रहती है, लेकिन कुछ ऐसे हिलेरियस चीजें जो होती है वो हमेशा याद रह हाँ, जाती है, वो जिंदगी भर उटपटा इवन चीज याद याद रह रहती है। जाती है। सो सव्या, आप ये हाँ बताइए कि इतने सारे आपके इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हुआ है जो मैं आप देख रही हूँ, तो आपने जेएनसीएसआर में एडमिशन लेने का क्या रीजन था सव्या? मैम, बहुत सारे रीजंस थे। हम बोलना चाहेंगे कि, एंड हम ये बहुत अनबाइजली बोल रहे हैं फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स, कि हम्म। हाँ, आई हैव फ्रेंड्स इन आईसर्स, आई हैव फ्रेंड्स इन आईआईटीज, आई हैव फ्रेंड्स एवरीवेयर। यहाँ का वर्क कल्चर बेस्ट है मैम, बेस्ट है। मतलब आप यहाँ पे, they don't treat us like students, they treat us like researchers, scientists. This is not an educational institution for us, this is a workplace for us. तो ओके। हम लोग को वैसे एक्सपेक्ट भी, हाई हाई एक्सपेक्टेशन है हम लोग से, बट एट द सेम टाइम वी आर नॉट ट्रीटेड एज किड्स और स्टूडेंट्स, वी आर ट्रीटेड एज इक्वल्स। तो वहां पे जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं, या टाइमिंग्स भी जो होते हैं, इवन for example, if you are not available to give an exam, be it midsem or endsem, you can tell your professor that I am not available for this valid reason, and your exam will be shifted to some other date, personal exam, your exam. तो ये चीज बाकी जगह पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे चूंकि एक तो ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, प्लस हम जो कोर्स में पीएचडी, उसमें स्टाइपेंड भी वन ऑफ द हाईएस्ट इन आवर नेशन है। वो एक कितना अच्छा है वो भी फैक्टर है बता ही हमारे। दीजिए सव्या। वो 19,000 पर मंथ है हम लोग फॉर के लिए। एमएससी। एंड फर्स्ट और सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर से वो बढ़ जाता है। वो जेआरएफ के अकॉर्डिंग एंड देन एसआरएफ के अकॉर्डिंग वो हो जाता है। एंड वर्क कल्चर, एज आई वाज सेइंग, कि यहाँ पे टाइमिंग्स बहुत फ्लेक्सिबल है। आप जैसे लैब में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जैसे यूजी में, या इवन यहाँ पे भी बहुत सारे दूसरे कॉलेजेस में, यू हैव टू लाइक पे अटेंशन एंड लाइक स्टॉप टॉकिंग एंड जस्ट ऐसे करके आप बैठे रहो लैब में। यू कैन, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप इंक्यूबेट करने दिए, या फॉर एग्जांपल आपको वेट करना, ऑटोक्लेव करने दिए, तो आप यू कैन डू योर ओन थिंग, यू कैन टॉक, यू कैन डू योर अदर वर्क, एवरीथिंग। इट इज वेरी लाइक वेरी रिलैक्सिंग ऑन द माइंड, कि आपको कोई एज सच प्रेशर नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड तब तब लाइक यहाँ पे न्यूरो में बहुत अच्छा काम होता है, आई वुड लाइक टू ओके। से दैट। हम लोग का न्यूरो डेवलपमेंट का कोर्स हुआ है, न्यूरो एनाटॉमी का कोर्स हुआ है, गेस्ट लेक्चरर्स आए हुए हैं, आईसर पुणे से गेस्ट लेक्चर आए हुए हैं, आईएससी से गेस्ट लेक्चरर्स आए हुए हैं। तो वो लाइक जो फोटो आप आज हम जो भेजे थे उसमें, लाइक यू कैन सी दैट आई हैव डाइसेक्टेड अ गोट ब्रेन। तो वो सब हम लोग हैंड्स ऑन किसका एक्सपीरियंस ब्रेन है किए, वी वो हैव सव्या? रियली। हाँ, किसका ब्रेन है वो? गोट का ब्रेन है वो, कोट का गोट ब्रेन, गोट अच्छा ब्रेन। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके एंड देन वी हैव आल्सो डाइसेक्टेड माउस एम्ब्रायो ब्रेन। ओके तो ओके। उसको फिर हम क्रायोस्टैट से प्रिजर्व भी किए, उसका उसका क्रायो सेक्शंस निकाले। तो एवरीथिंग वी हैव डन हियर, एंड दैट टू इन फर्स्ट सेमेस्टर। तो वो चीज एक बहुत सारे एवेन्यूज यहाँ पे खोल देते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक्सपोजर बहुत है। लोग बाहर से बहुत आते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज होते हैं यहाँ पे, लाइक इन हाउस सिंपोजियम्स होते हैं एवरी ईयर एंड एवरीथिंग। लाइक इवन हम लोग एक प्रोफेसर है, उनका एच इंडेक्स इज 49। आई हैव नेवर इवन हर्ड समवन विद एन एच इंडेक्स 49। एंड ये सब चीज लोगों को यूजी में पता नहीं होता है कि ये सब का एच इंडेक्स क्या होता है एंड एवरीथिंग होता है। तो ये सब एक्सपोजर यहाँ के हमको मिला है। तो वो चीज बहुत अच्छा है यहाँ का, मतलब एनवायरमेंट ओवरऑल इज वेरी गुड फॉर रिसर्च एंड एकेडमिक्स। So and that was one, I had research, I had seniors here, Priyesh भैया BHU के यहाँ पे मेरे सुपर सीनियर है यहाँ पे। तो I had talked to him, Asima, your student as well. I had talked to her. So everything like here, it is very suitable for a student who is willing to give in the work and who is willing to go in the line of research and become a scientist and represent our nation in the future.
सो इसी में मेरा एक प्रश्न आ रहा था सव्या कि तुमने जितना भी कुछ बताया वो रिसर्च के रिलेटेड बताया, तो मैं जितना समझ पा रही हूँ जेएनसीएसआर रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। अगर स्टूडेंट को बहुत। रिसर्च स्पेसिफिकली अगर आना है तो वो यहाँ आए। अगर हम्म। उसको किसी कोई एमएससी करके कुछ और चीज करनी है तो मे बी फिर वो उसको कोई और इंस्टीट्यूट देख लेना चाहिए। ऐसा सीन है क्या? एक्चुअली मेरे जो यहाँ पे फ्रेंड्स है, एमएससी हम्म। इस साल से स्टार्ट हुआ है। एमएससी हम्म। इन इंटरडिसिप्लिनरी बायोसाइंसेज इज द टेक्निकल डिग्री नेम। सो हम्म। फॉर देम, जो उनके जो कोर्स इंस्ट्रक्टर है जिनका हम्म। हम बात कर रहे थे 49H इंडेक्स, डॉक्टर तपस कुंडू सर, वो इवन दे ही इन देयर मीटिंग व्हाट आई हर्ड इज कि उनके एंड ऑफ 2 इयर्स में उनका कैंपस भी होगा। कैंपस कैंपस के प्लेसमेंट। लिए इंटरव्यूज। हाँ, तो हम्म। जैसे बायोटेक रिलेटेड जो जॉब्स है, एंड जो मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर एंड एवरीथिंग, क्योंकि उनको बायोस्टैट्स, बायो इन्फो तो हम लोग को भी पढ़ाया जाता है। हम्म। बायोस्टैट्स उनको अभी फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाया गया है। सो ओके। उनका कोर्स थोड़ा हम लोग से डिफरेंट है, हम लोग का ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड है। बट अगर कोई लाइक एमएससी के बाद एग्जिट लेके दूसरे सेक्टर में जाना चाहता है, तो दैट इज ऑल्सो फिजिबल इन जेएनसी सर। आई वुड लाइक टू से दैट। तो आप ये जो तो कोई इंडेक्स भी के बारे में आपका एवेन्यू बंद नहीं हो रहा है यहाँ पे, इवन खुल रहे हैं और ज्यादा ही खुल रहे हैं। और ज्यादा ही करे, तो आप ये जो इंडेक्स के बारे में बता रहे हो सव्या, इसका मतलब भी हमारे स्टूडेंट्स को बताओ कि क्या मतलब होता है इसका। बेसिकली एच इंडेक्स होता है कि जो पेपर कोई भी रिसर्चर रिलीज कर रहा है, पब्लिश कर रहा है, वो साइंटिफिक वर्ल्ड में कितना इम्पैक्ट ला रहा है, ओके। वो इम्पैक्ट वैल्यू होता है। तो अगर एच इंडेक्स किसी किन्हीं का, जैसे हम लोग के रेस्पेक्टेड सर के 49 है, तो मतलब वो लाइक जनरली एच इंडेक्स बहुत अच्छे प्रोफेसर के भी 20-30 के बीच होते हैं। अच्छा। 49 इज वेरी हाई, वेरी ओके। हाई। एंड फॉर बिकॉज उनका उनका लैब इज इन ट्रांसक्रिप्शन डिजीज, ट्रांसक्रिप्शन एंड डिजीज। हाँ, तो वो सब में उनका काम है, उनसे रिलेटेड काम है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड एपिजेनेटिक्स एंड ये सब में काम है। इवन आई हैव अ बुक हियर। हमको कोइंसिडेंटली ये जो बुक लाइब्रेरी में एक ही बुक था, इट इज रिटन बाय हिम ओनली। तो ओके। तो हाँ, तो लाइक ही हैज पब्लिश्ड बुक्स एंड स्टफ। तो यहाँ पे सब कोई लाइक ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है। जो हम लोग जैसे बस सुनते आते थे, वो यहाँ पे देखने को एंड जानने को उनसे पर्सनली हम लोग को मिल रहा है। एंड यहाँ पे लाइक ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं गेस्ट लेक्चर्स के लिए। जो सुबेदार सर हम लोग को न्यूरो एनाटॉमी पढ़ाने आए थे, ही ही वाज सो एंथुसियास्टिक अबाउट हिज वर्क। वो आई थिंक वो देखने में ही वाज वेल अबव 60 years old, बट वो एक बार बैठे तक नहीं थे क्लासेस। अच्छा। वो इतने एंथुसियास्टिक थे अपने काम के बारे में, एंड दैट शोड ऑन हिज फेस इवन, कि वो कैसे पढ़ाए थे हम लोग को। वी लव्ड हिज क्लासेस। इवन जो उनके कोर्स में नहीं थे, वो भी उनके क्लास में आके पढ़ के गए। सो दैट इज द लेवल ऑफ द प्रोफेसर हियर, कि वो सिर्फ प्रोफेसर प्रोफेसर नहीं है, वो मतलब एक खुद एक रिसर्चर है, खुद एंथुजियास्ट है एक साइंटिफिक वर्ल्ड के। तो वो चीज हम लोग, वो चीज इंस्पायर करता है, एंड वो चीज इंकलकेट करना बहुत जरूरी है एट दिस एज एंड एट दिस अर्ली स्टेज। बिकॉज बाद में जाके ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोग बस एक काम कर रहे हैं। ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग कुछ खोज रहे हैं, हम लोग कुछ मतलब तलाश कर रहे हैं किसी चीज की। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वो चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से होता है। मतलब मेरे को तुम्हारी बातों से ये लग रहा है सव्या कि तुम बहुत एंजॉय कर रहे हो जेएनसीएसआर की जो जिंदगी है। और मतलब आई थिंक मुझे जितना आपकी बातें सुन के लग रहा है कि एक बेस्ट डिसीजन टाइप्स ऑफ थिंग हो गया ये जेएनसीएसआर आपके लिए। मुझे ऐसा लग नहीं रहा नहीं, I'm very grateful to God, to my parents, to myself, कि है। हम यहाँ पे पहुंचे। एंड ऑब्वियसली लास्ट बट नॉट लीस्ट टू यू, बिकॉज इस सब चीजों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हाँ। एंड ऑब्वियसली आप जब बुलाती हैं हम आ जाएंगे, एंड बात करना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज आई विल नेवर गेट टायर्ड ऑफ स्पीकिंग अबाउट यू एंड हाउ यू कंट्रीब्यूटेड टू माई दिस पोजीशन। सो स्वीट ऑफ यू सव्या। सव्या मुझे आपसे ये भी पूछना था कि जैसे जेएनसीएसआर का क्या प्रोसीजर होता है, ये भी आप थोड़ा बच्चों को समझा देंगे। अगर कोई आपकी बातों से मेरे को लग रहा है कि 10 बच्चे तो आराम से बोलेंगे कि अरे हमें भी एडमिशन लेना है, तो उनका प्रोसीजर अच्छे से अगर बता सके कि किस तरीके से होता है जेएनसीएसआर में एडमिशन। जेएनसीएसआर का एडमिशन जो स्कोर होता है, वो जैम के थ्रू ही होता है। बट चूंकि इट्स एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, तो उस आपको इसका फॉर्म निकलता है। तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि कब निकल रहा है, यू हैव टू बी अवेयर। एंड वो भर देना होता है। जैसे मेरा बहुत एक
अजीज दोस्त थे जो भूल गया था भरना। तो उसे तो डांट पड़ता है वो सब चीजों के लिए, रिग्रेट थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो जाता है, बट लाइक ही इज इन अ वेरी गुड प्लेस राइट नाउ, सो नॉट लाइक दैट, बट हाँ। तो यू हैव टू बी बेसिकली यू हैव टू बी अवेयर कि कब निकल रहा है ये सब फॉर्म, नॉट जस्ट फॉर जेएनसीएसआर, बट कोई भी आपको इंस्टीट्यूट में जाना है, जो ड्रीम इंस्टीट्यूट है आपका, तो वहां के कोई, क्योंकि बहुत जल्दी कभी कभी नहीं पता चलता, इतना हाँ। सारे इंस्टीट्यूट है वो जो फरवरी जनवरी टू जुलाई, आई वुड से यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट ड्यूरिंग दैट फेज, बिकॉज वहां पे कुछ भी हो सकता है। आपका प्रिपरेशन अगर कुछ भी ना हो, आप तब मेहनत करके आप पार लगा सकते हैं। तो वो लास्ट का फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यू हैव टू फिल दैट फॉर्म, यू हैव टू गिव योर जैम एग्जाम, एंड आई वुड से जैसे मेरा रैंक उतना भी अच्छा नहीं था विद रेस्पेक्ट टू अदर स्टूडेंट्स। 232 ऑल इंडिया रैंक था मेरा जैम में, एंड आई एम अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, तो वो दैट वाज वन फैक्टर। बट वो लोग जो इंट पीएचडी के लिए बेसिकली जो था, दे दे मतलब वो लोग जैम के थ्रू हम लोग को यहाँ पे पता चला कि लिए ही नहीं थे। वो जो लोग भी अप्लाई किया था उनको पहले शॉर्टलिस्ट किए थे, एंड वी हैड टू गिव एन ऑनलाइन एग्जाम विच वाज वेरी डिफिकल्ट, विच वाज बहुत ज्यादा हाई लेवल का था। सिर्फ न्यूरो के क्वेश्चंस आए थे। इट वाज आई थिंक अ 50 मिनट एग्जाम, एंड 40 क्वेश्चंस थे उसमें, एंड सिर्फ न्यूरो, हाई लेवल न्यूरो के क्वेश्चंस थे उसमें। एंड किसी तरह वो हमको, आई रिमेम्बर सिटिंग इन माय बीएचयू हॉस्टल एंड गिविंग दैट एग्जाम, एंड लाइक होने के बाद हमको लगा नहीं था कि हो जाएगा, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग। उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए आई वाज शॉर्टलिस्टेड, तो फिजिकल इंटरव्यू होता है। आई थिंक it was the only physical interview I gave out of all my interviews. So I had to go to Bangalore, and it was better because I got to see the campus and everything, and like I got absorbed in that place. हमको बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे। तो लग रहा था कि यहाँ आके कि यहाँ पे एक साइंस होता है, मतलब एकदम साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन जैसा बनाया गया है इसको, तो वो चीज वाज वेरी गुड। एंड एंड ड्यूरिंग द इंटरव्यू द प्रोफेसर्स लाइक, बहुत अराउंड 15 लोग बैठे हुए थे एक कॉन्फ्रेंस रूम में जहां हम लोग का अभी क्लास होता है। तो वहाँ तो अभी जाके वहां सरियल लगता है कि यहीं पे इंटरव्यू दिए थे। बट हाँ, उस टाइम पे ऑब्वियसली यू विल फील लिटिल एंग्शियस, यू विल फील नर्वस, बट वहाँ के प्रोफेसर्स इतने अच्छे थे ड्यूरिंग इंटरव्यू ऑल्सो। वो लोग एक बार भी अगर कोई नहीं जान रहा था कोई आंसर, उसको ऐसे मतलब ऐसे नहीं डाउन प्ले नहीं कर दे रहे थे कि लाइक नहीं आता है या कुछ, तो उसको दूसरा क्वेश्चन घुमा के उससे पूछ रहे थे, थोड़ा हिंट दे रहे थे, तो ताकि उसको ऐसा नहीं लगे कि यहाँ के उसको रिग्रेट हुआ है। इवन इफ यू आर नॉट बीइंग excuse me, if even if you're not being able to crack the interview, they will not make you feel that you are a failure or something, because you are not। आप वहां तक पहुंचे, that is even like kudos to you। तो वहां तक, एंड मेरा भी फर्स्ट लिस्ट में नहीं निकला था, एंड आई वाज वेरी सैड बिकॉज ये मेरा ड्रीम इंस्टीट्यूट था बहुत सारे फैक्टर्स के लिए। एंड इन पीएचडी में मेरे इंटरेस्ट था, द पे वाज गुड, द स्टाइपेंड पे, एवरीथिंग वाज गुड, एंड आई लव्ड द प्लेस व्हेन आई केम हियर। तो ये सब फैक्टर्स की वजह से हमको बहुत खराब लगा था। बट बाद में लाइक आई uncle's place, and then a call, a random call came जो हम उठाए भी नहीं थे क्योंकि दिखा रहा था सेल्स एंड मार्क्ड स्पैम, ये सब दिखा रहा था, तो हम उठाए नहीं थे। और सेकंड टाइम कॉल आया था तो कौन कॉल कर रहा है, उठा के देखे तो आई एम फ्रॉम जेएनसीएस सर, हैव यू टेकन एडमिशन इन एनी प्लेस येट? तो हम बोले नो मैम। तो वुड यू लाइक टू, इफ वी गिव यू अ सीट वुड यू एक्सेप्ट इट? बोले यस मैम आई वुड। उसके बाद ओके वेट फॉर आवर कॉल करके वो काट दी कॉल। आई वाज लाइक ये क्या हुआ मेरे साथ? उसके बाद 2 दिन बाद मेल आता है, and I was like very elated obviously, and I was very grateful, and my parents are also very happy। Obviously it's a long gruesome journey, but the end result thankfully was good। सोफिया, आपको क्वेश्चंस याद है कि क्या क्या क्वेश्चन जेएनसीएसआर में इंटरव्यू में पूछे गए थे? इंटरव्यू के कुछ कुछ क्वेश्चंस याद है कुछ आपको? कुछ कुछ याद है, हाँ कुछ कुछ याद है कि एक सर थे, वो हमसे पूछे थे कि न्यूक्लियस में कौन से प्रोटीन्स मिलते हैं। हमको ये क्वेश्चन इसीलिए याद है बिकॉज हम ये बोल नहीं पाए थे, हम बहुत नर्वस हो गए थे, एंड हमको एक प्रोटीन का नाम नहीं याद आ रहा था। एंड आई नाउ नो कि वो हिस्टोन की तरफ मूव करना चाह रहे थे, बट हम कुछ वो कुछ और हम फालतू सा कोई आंसर दिए थे जो कि सही है, बट वो आंसर नहीं खोज रहे थे। ओके ओके। फिर फ्लो साइटोमेट्री के बारे में पूछे थे। देन वन प्रोफेसर आस्क्ड मी टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओपेरॉन। फिर वो पूछे थे कि यूकैरियोट्स में ओपेरॉन होता है कि नहीं।
तो मतलब वैसा टाइप के क्वेश्चंस, एंड देन हाँ यही सब क्वेश्चंस था, और तो कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। ये सब था, मतलब बेसिकली सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। सेल बिकॉज और हम बोल वो पूछे थे, दे आस्क यू कि व्हाट टॉपिक हैव यू प्रिपेयर्ड। तो हम चूंकि आपका कोर्स से हम सेल बायो एंड टेक्निक्स बहुत अच्छे से करके गए थे, तो हम ऐसे घुमा के बोले कि आई लाइक सेल बायो एंड इनकॉर्पोरेटिंग बायोटेक्निक्स इन इट इन इट्स एक्सपेरिमेंट्स। तो वो पूछने लगे कि व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो हम बोले कि लोकलाइजिंग अ प्रोटीन। तो वो पूछे हाउ टू लोकलाइज अ प्रोटीन। तो हम फ्रेट बोले थे, ये सब मतलब ऐसे फ्लो साइटोमेट्री और ये सब बोले थे। तो वहां से वो ऐसे पाथ ले लिया था। तो हम थोड़ा सा मतलब डेलिबरेटली उस तरफ घुमा दिए थे ताकि थोड़ा सा मेरा फायदा हो। तो यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट। यू कांट लाइक इंटरव्यू, चूंकि आई थिंक दिस वाज वन ऑफ माय लास्ट इंटरव्यूज। तो हम बहुत सारे इंटरव्यूज के पहले दे चुके थे, तो आई न्यू कि क्या क्या करना है एंड लाइक कैसे कैसे बोलना है। तो वो चीज एक था। तो मैटर करता है, अगर बहुत सारे इंटरव्यू में नहीं भी हुआ है, यू लर्न अ लॉट फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स। लाइक हमको पहले समझ में नहीं आता, तो लोग बोलते थे कि फेलियर से आप ज्यादा सीखते rather देन विनिंग। हमको समझ में, बट व्हेन यू एक्सपीरियंस इट यू नो कि हाँ यहाँ पे मेरा मतलब खराब चीज की है, यहाँ पे मेरा हम अच्छा नहीं बोल पाए, यहाँ पे हम सुधार सकते हैं खुद को। तो वो सुधारना, ट्वीक करना अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट है इस फेज में, इंटरव्यू वाले फेज में। एंड और एक चीज की इंटरव्यूज के लिए ऑब्वियसली हम ये बोलना चाहेंगे कि कोई एक टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए एंड बायोटेक्निक्स उसके साथ प्रिपेयर कर लेना चाहिए। एंड उस टॉपिक से वो बायोटेक्निक्स कैसे रिलेटेड एंड कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि वो लोग हर इंटरव्यू में टेक्निक्स पूछेंगे, बिकॉज लैब्स में टेक्निक्स पे ही काम होता है, कोई भी लैब हो जाए। अब और कोई माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल तो नहीं पढ़ाने वाला है ना पीजी में। तो वो तो अब वो टेक्निक्स में आपको आप शिफ्ट करना पड़ेगा। और यहाँ के भी, जैसे हम कभी माइक्रोबायो हम लोग को उतना पढ़ाया नहीं गया, तो यहाँ के वो गैप आप फील कीजिए, कहीं भी आप जाइएगा तो कहीं ना कहीं आपको गैप फील होगा। तो वो चीज से घबराना नहीं है, जो लोग नए नए जाएंगे एंड ऑल। वो चीज बस आपको मेहनत करके खुद से वो गैप को फिल इन करना है। तो वही चीज है। सभी इसमें मेरे दो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। पहला चीज तो आप जो बता रहे हो एमएससी का, तो क्या जेएनसीएसए में एमएससी एग्जिट ऑप्शन होता है, मतलब किसी को अगर करना हो तो? हम जैसे एमएससी जो कोर्स है वो तो 2 साल का ही है, उसके बाद तो एग्जिट मिल जाएगा। जो हम लोग का कोर्स है पीएचडी, उसमें आपको एग्जिट मिलता है बट आफ्टर 3 इयर्स। फ्री। तो बेसिकली बट उसका एक फायदा है कि आपको एमएससी डिग्री नहीं मिलेगा एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। अगर आप एग्जिट करना चाहें, आपको एमएस रिसर्च का डिग्री मिलेगा। तो जो सेकेंड ईयर तक आप लाइक फर्स्ट ईयर में यू डू कोर्स वर्क एंड प्रैक्टिकल्स एंड एवरीथिंग। सेकेंड ईयर में कुछ कोर्स वर्क एंड कुछ प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकल नहीं होता है, आपको रोटेशन दे दिया जाता है। लाइक फॉर 3 मंथ्स यू हैव टू वर्क इन 1 लैब। तो एक साल में यू हैव टू डू 4 लैब्स, यू रोटेट इन 4 प्रोफेसर्स लैब्स, यू डू वर्क देयर, यू डू प्रैक्टिकल वर्क देयर। And then at the end of that you have to like record everything you are doing there, and that will culminate into your comprehensive exam जो यहाँ पे होता है। and that will decide if you can continue here in PhD or not. You can opt out for it if you, आपका पहले से डिसाइडेड कि आपको नहीं करना है, कंटिन्यू नहीं करना है, तो आप पहले से एग्जिट मार सकते हैं। तो उसके बाद आपका जो थर्ड ईयर है, वहां पे आपको एक रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट करना है ना, यू हैव टू डिफेंड इट। तो थर्ड ईयर के एंड में आपको डिग्री दिया जाएगा एमएस रिसर्च। इफ यू चूज टू ऑप्ट फॉर दैट कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, एंड इफ यू फेल, तो तब भी आपको एग्जिट मिल जाएगा, बट आपका लिखाएगा आपके डिग्री में कि यू हैड फेल्ड दैट एग्जाम। तो वो एक चीज है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप चूज कर लिए एंड देन हाँ ठीक है, उसके बाद डिसाइड कर लिए कि हम नहीं करेंगे तो, और फेल कर गए तो ऐसे यू विल बी लेफ्ट स्कॉट फ्री। बट हाँ, यू हैव टू लाइक मतलब वो एग्जाम बेसिकली रिटन पार्ट होता है, बट प्रेजेंटेशन करना होता है। वो जितना हम सुने हैं यहाँ पे, टू प्रेजेंट कि आप क्या क्या काम किए हैं एंड एवरीथिंग। तो वो एक चीज होता है। तो बट हाँ, एग्जिट मिलता है बट एमएस रिसर्च, बिकॉज एमएस रिसर्च का एक फायदा हम ये बोलना चाहेंगे कि अगर आप फॉरेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद एग्जिट लेके आपको फॉरेन जाना, बिकॉज जैसे ये सब जो टॉप इंस्टीट्यूट्स है, जेएनसीएसआर हो गया एंड कुछ कुछ और इंस्टीट्यूट्स जो टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया कहलाते हैं, इसके बाद आप कोई और पीएचडी में आपको इंडिया में नहीं रहना चाहिए। अगर आप एग्जिट ले रहे हैं ये सब जगह से, आपको पीएचडी के लिए बाहर चल जाना चाहिए, बिकॉज यू ऑलवेज वांट टू गो टू अ बेटर प्लेस आफ्टर मूविंग ऑन फ्रॉम वन प्लेस। तो जनरली लोग यहाँ से अगर एग्जिट मार रहे हैं तो जनरली जनरली लोग बाहर ही जाते हैं पीएचडी करने। तो उसके लिए एमएस रिसर्च इज वेरी यूजफुल, बिकॉज तब आपका दिखाएगा कि आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है इस काम में, आपको लैब का एक्सपीरियंस है। तो वो एमएस रिसर्च इज a better degree than MSc, I would like to say.
तो वो एक फायदा हो जाता है। एक साल आप दे रहे, बट देयर सर्टेन बेनिफिट्स एंड वर्क्स फॉर इट। ज्यादातर जो टॉप इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें यही रहता है, 3 साल के बाद ही वो एग्जिट देते हैं, 2 साल के बाद नहीं देते हैं। इसमें हाँ। सभ्या मेरा एक और आपसे सवाल है, जैसे आप बता रहे हो कि रिसर्च वर्क काफी होता है, काफी आपने अभी एक्सपीरियंस भी कर लिया है। अब मैं आपसे एक स्टूडेंट की बात करूं, जो स्टूडेंट ने 3 साल में कोई रिसर्च वर्क नहीं किया है, समझो वो मेरे साथ आया, उसने बहुत अच्छी रैंक से आईआईटी जैम क्लियर कर लिया और वो जेएनसीएसआर आ गया, तो क्या उसको कोई दिक्कत होगी, उसको कोई परेशानी फेस करनी पड़ेगी? बीइंग लैब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ थ्योरी उन्होंने अच्छे से पढ़ ली थी आईआईटी जैम के लिए। अम, जैसे बीएचयू में हम मेरा जैसे था कि हम लोग कुछ कुछ चीजों पे बहुत अच्छा, लाइक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, एनिमल हैंडलिंग और ये सब, क्योंकि बीएचयू के पास एथिकल परमिशन है तो वो सब किए थे। बट अदर देन दैट हम लोग को भी कुछ एज सच लैब एक्सपीरियंस नहीं रहा था। फर्स्ट बिकॉज लॉकडाउन था, हम लोग हम्म। बिलोंग टू द इनफेमस कोविड बैच। हम्म। एंड सेकंड की टेक्निक्स एंड ऑल उतना नहीं हम लोग को बस दिखाया गया था, करवाया नहीं गया था। हम्म। तो वन ऑफ द रीजंस आई वांटेड टू गो टू अ प्लेस जो एकदम रिसर्च ओरिएंटेड हो। तो Okay. वहां पे थोड़ा सा गैप आपको फील होगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे हम लोग माइक्रोबायोलॉजी से लैब प्रैक्टिकल स्टार्ट हुए हैं, तो हम्म। जब आपको एलबी प्लेट बनाना होगा एंड ये सब होगा, तब आपको लगेगा कि बाकी लोग को आता है, आपको नहीं आता है। बट इट्स अ लर्निंग कर्व, एंड इफ यू हम्म। वांट टू लर्न यू कैन लर्न इजीली। ऐसा नहीं है। यहाँ के आप देखिएगा दूसरों को, खुद भी ट्राई करते 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 यू विल लर्न। ऐसा नहीं है कि एकदम आपको एकदम, हाँ अगर यहाँ के भी इफ यू आर नॉट विलिंग टू पुट इन वर्क कि मतलब Obviously. सब कुछ अपने आप हो जाएगा, तब वो पॉसिबल नहीं है। बट इफ यू आर विलिंग टू पुट इन वर्क, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाके पढ़ लिए कि ये क्या होता है, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, एलबी जो डाल रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा गर्म हो जाए, डालेंगे तो वो प्लेट क्रैक कर जाएगा, कम करे तो वो सॉलिडिफाई कर जाएगा। ये सब चीज अगर आप इफ यू विलिंग टू नो ऑल दिस थिंग, वाई जो क्वेश्चन है, जो कि इज द बेसिस ऑफ साइंस, तो वो आप इफ यू आर विलिंग टू पुट इन वर्क फॉर योरसेल्फ, देन इट इज नो प्रॉब्लम। अगर आप थ्योरी आपका स्ट्रांग है तो यू नो ऐसा नहीं है। अगर आपका थ्योरी स्ट्रांग है तो यू नो थिंग्स, आपको बस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, वो आप करके आप वो गेन कर लीजिएगा। तो उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं। ऐसा इश्यू नहीं आता, वो कर कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं, जेएनसीएसआर की बहुत बातें हो गई हैं, अब हम चलते हैं एम्स पे। एम्स के आपने एग्जाम्स दिए थे, एम्स के कोई पेपर नहीं है सब, प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल नहीं है कहीं पे भी, तो उनके आप पेपर्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, क्या लेवल के क्वेश्चंस आते हैं? मैम आई वुड लाइक टू से कि बायोटेक्निक से भरे रहता है वो। अच्छा। जितना जितना हमको याद है, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन वाज फ्रॉम बायोटेक्निक्स। अच्छा। एंड एमएससी बायोटेक्नोलॉजी वाले एग्जाम में तो वो मतलब कुछ कुछ तो बहुत थोड़े से हाई लेवल के होते हैं, तो उसके लिए शायद पाथफाइंडर थोड़ा सा, या आपके नोट्स काफी है, टनल ऐसे और ये सब पूछा था, हमको याद अच्छा। है। टनल ऐसे के बारे में पूछा था। टनल ऐसे हम नहीं पढ़े थे, हमको याद नहीं था, इसीलिए हमको याद है क्वेश्चन ये आया था। एंड बायोटेक्निक्स एंड कुछ कुछ लाइक वही बोले, सेल बायोलॉजी जो बायोटेक्निक्स में क्रीप इन कर जा रहा है, वो सब टॉपिक। तो जैसे फ्रेट हो गया, फोटो हम्म। ब्लीचिंग और ये सब जो था, और मतलब फ्लो साइटोमेट्री कैसे, मतलब वो सब लिंक, मॉलिक्यूलर वाले से जो लिंक्ड है, लोकलाइजेशन ऑफ कोई मॉलिक्यूल और कोई ऐसे सेल सिग्नलिंग और ये सब चीज आया था। बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस थे, क्योंकि बायोटेक का एग्जाम था, वो लोग प्योरली बायोटेक रखा था, वो लोग कुछ भी इधर उधर नहीं गया था। नो जेनेटिक्स, नो एनिमल बायोलॉजी, नो प्लांट फिजियोलॉजी, कुछ नहीं। तो एकदम, और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी भी शायद नहीं था, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी था। बिकॉज एम्स में प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया भी नहीं जाता है, इवन हम्म। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाया जाता है, ह्यूमन बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया जाता है, जो ह्यूमन क्लिनिकल रिसर्च पर्पसेस से रिलेटेड हो, वो हम्म। पढ़ाया जाता है। एंड आई वुड लाइक टू से हियर कि बायोटेक से बेटर डिग्री इन एम्स इज बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स इंडिया में ज्यादा जगह नहीं पढ़ाया जाता है, आई थिंक 2-3 जगह ही पढ़ा जाता है, एंड इन विच टॉप इज एम्स दिल्ली। बिकॉज सिर्फ एम्स का एग्जाम में बायोफिजिक्स इज ओनली ऑफर्ड बाय एम्स दिल्ली, सो यू विल बी देयर। एंड चूंकि बहुत आई थिंक दो दो लोगों का इनटेक है, तो आपको डिफरेंट लैब्स में शुरू से असाइन कर दिया जाता है, थ्योरी वर्क नहीं होता है उतना, कोई एग्जाम भी नहीं होता है। एट द एंड ऑफ 2 इयर्स एक एग्जाम होता है बस। हम्म। तो वो आपको पूरी आप प्रैक्टिकल लैब बेस्ड वर्क कीजिएगा। एंड ओके। मेरे एक सीनियर हैं वहाँ पे, बायोफिजिक्स में ही थे, तो उनसे हम जब बात कर रहे थे, एंड इस साल द जो एचओडी है बायोफिजिक्स की, वो शी वाज लाइक शी वाज टू टेक अ स्टूडेंट अंडर हर।
वो आपका पीआई आपके फर्स्ट सेमेस्टर से असाइन हो जाता है, आप उनके हम्म, अंडर काम करते हैं। आपका उनके साथ कैसा प्रोफेशनल रिलेशनशिप है आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, बिकॉज वहां पे सब लोग का बहुत ज्यादा एक्सपोजर है। ओके कोई भी कॉन्फ्रेंस होता है, कोई भी बाहर से मशीन आता है, इट फर्स्ट कम्स टू एम्स दिल्ली ओके। जब इंडिया आता है। तो वो वहां पे यू आर गेटिंग टू नो, जो सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, वहां से बाहर से लेक्चरर्स आ रहे हैं, यू आर गेटिंग सो मच एक्सपोजर। हम जानते हैं, जो मेरे सीनियर है उनके पीआई उनको कैम्ब्रिज के एक प्रोफेसर से इंट्रोड्यूस करवा दिए थे, एंड ही सेड कि अगर आपको पीएचडी करना है यहाँ पे, आप एक इंटरव्यू दे दीजिए ऑनलाइन एंड प्रेजेंटेशन कर दीजिए, एंड देन वी विल डिसाइड। तो वैसा टाइप का है, मतलब आपका आपका पीआई का जो कनेक्शन है वो आपके कनेक्शन बन सकते हैं। तो ओके। वो चीज बहुत अच्छा है, यू यू गेट अ वेरी गुड स्प्रिंग बोर्ड टू अप्लाई अब्रॉड आफ्टर एमएससी। एक ये सब प्रोज है। कौन से कि एम्स में जो ये सब कोर्सेज है उसके लिए हॉस्टल नहीं मिलता है, यू हैव टू लिव नियर बाई एंड ऑल। तो एक वो चीज एक स्लाइट कौन है, कोई स्टाइपेंड नहीं है, जो कि एमएससी कोर्सेज में जनरली अगर आप गैडबी के थ्रू नहीं जा रहे तो नहीं होता है, स्टाइपेंड तो नहीं होता है एमएससी कोर्सेज में। बट प्रोज बहुत अच्छा है। if you want to go abroad, AIMS is the place, like really, मतलब हम जो पता किए थे, एंड इवन वो भैया थे, वो भैया उस मैम से बात किए थे जो एचओडी हैं एम्स दिल्ली बायोफिजिक्स डिपार्टमेंट की, एंड शी वाज विलिंग टू, सिंस आई वाज एयर वन, शी वाज विलिंग टू मीट मी इवन बिफोर एडमिशन, कि मतलब आप आके मिलिए, आप लैब देखिए, एंड दैट इज अ वेरी लाइक इट्स अ रेयर थिंग, पीपल डोंट डू दैट। तो वो चीज से मतलब बेसिकली हमको दिखाने के लिए कि क्या क्या होता है एंड ऑल। आई वेंट टू हर वेबसाइट, उनका एक वेबसाइट है, उनके लैब में क्या क्या काम चलता है, इतना इंटरडिसिप्लिनरी वर्क चलता है। इफ यू वांट टू लर्न बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यू कैन जस्ट से कि आई वांट टू लर्न दिस, एंड शी विल लाइक assign students under her or anything to, so that you learn things। तो आप वही, यू हैव टू पुट इन वर्क फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू आस्क थिंग्स। यहाँ भी एजेंसी में भी वही है, इफ यू वांट टू लर्न, आप डायरेक्ट प्रोफेसर से जाके बोलिए कि हमको ये चीज सीखना है, आपके लैब में हम आके देख सकते हैं कि नहीं। जो सीनियर्स भी है वो इतने हेल्पफुल है, वो बोल जब भी वो फ्री होते हैं वो बुला लेते हैं कि आप देखिए क्या काम कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं। तो वो चीज से बहुत एक्सपोजर, बहुत अच्छा एक मतलब बेसिकली आपका करियर एक सही डायरेक्शन में चल जाता है। हाँ, अगर आपको रिसर्च में जाना है तो मतलब ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, टॉप इंस्टीट्यूट्स में आपको जाना चाहिए। इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको रिसर्च में जाना तो आप ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट्स को जरूर 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 करिए। सो एम्स में सिर्फ बायोलॉजी आता है? ये एक लास्ट प्रश्न है मेरा सव्या, क्या एम्स में सिर्फ बायोलॉजी आता है या फिजिक्स केमिस्ट्री हाँ, मैथ? उसमें कोई नहीं, कोई मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तो नहीं आता है। सो सव्या, लास्ट क्वेश्चन नहीं होगा, मैं आपके सजेशंस कुछ बच्चों के लिए बोलना चाहूंगी, मतलब आप कुछ बता दीजिए बच्चों को जो प्रिपरेशन अब करना चाहते हैं अगले साल आईआईटी जैम कैटबी के लिए, या उससे अगले साल, उससे अगले साल। तो अगर कुछ आप बता पाए तो दैट वुड बी ग्रेट। हम यही बोलना चाहेंगे कि बहुत लोग, एज इन माई जर्नी, हम ऐसे लोगों से भी मिले जो लोग आईआईटी जैम के लिए भी ड्रॉप ले रहे हैं। आई वुड सजेस्ट कि अगर ले रहे तो अगर आप ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं, मतलब हो गया है आपका साल पार, तो लीजिए, नो वरीज। बट अगर आप थर्ड ईयर में हैं और आपको लग रहा है कि मेरा कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, और डिसीजन ले रहे कि हम ड्रॉप लेंगे तब अगले साल अच्छे से prepare करेंगे, डोंट डू दैट। थर्ड ईयर इज मोर देन एनफ टू प्रिपेयर फॉर ऑल दीज एग्जाम्स। आप ये ठीक है, इट्स अ वेरी, मतलब ऐसे नेशनल लेवल एग्जाम, बट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू क्रैक इफ यू पुट इन वर्क। आप अगर रोज 2-3 घंटा भी इसको दे डिलीजेंटली, लाइक प्रॉपर ऐसे बिना कुछ डिस्ट्रैक्शन के 2-3 घंटा दे, इट इज मोर देन एनफ। हम लिटरली प्रॉपर, हम नोट्स ठीक है बना लिए थे पहले से, सिर्फ बायो के नहीं, हम मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के भी पहले से बना लिए थे। तो वो एक फायदा होता है। तो अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अगर सेकंड ईयर के एंड में है या थर्ड ईयर की शुरुआत में है, आप नोट्स बना लीजिए। अप टू आप 1 अब हम बायो, चलिए कोई कोई 1 to 1.25x में ही, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। बट मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री इज वेरी इजी, आप सीधा 1.5 1.75x 2x में देख के आप नोट्स बना लीजिए। आप नॉर्मल 1x पे मत देखिए, आप 2x पे देखिए, आपका टाइम बचेगा। तो वो चीज करके आप नोट्स बना लीजिए। आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, उससे उससे आपको एक बार कुछ भी पैसिव थिंकिंग तो वो घुस जाएगा ना, कि एक ये चीज है, अच्छा डिफरेंशिएशन ऐसा है, अच्छा केमिकल इक्विलिब्रियम ऐसा है, ये सब फॉर्मूला है, आपको कॉपी में लिखा गया। अब आप एग्जाम के एंड में एक रात पहले केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स एक बार में आप देख सकते हैं कि कोई क्या क्या फॉर्मूला है, क्या क्या चीज है।
एंड बाकी टाइम आप बायो को डिवोट कीजिए कि मतलब हम्म। क्योंकि सिर्फ रिटन एग्जाम नहीं होता है, इंटरव्यूज भी होते हैं। ऑब्वियसली। तो इंटरव्यूज के लिए भी जैसे रिटन एग्जाम में आप ऑब्जेक्टिव है तो पार कर सकते हैं, बट इंटरव्यू में तो ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, सब्जेक्टिव होगा। तो उसके लिए यू हैव टू नो वन, एटलीस्ट वन टॉपिक यू हैव टू नो थरोली। तो उसके लिए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़िए, आप पाथफाइंडर पढ़िए या इंटरनेट से पढ़िए। आजकल तो एआई भी आ गया, चैट जीपीटी आ गया, आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें डाल दीजिए, वो बता देगा आपको। तो जो भी आपका, जो भी जहां से भी सोर्स है वहां से आप पढ़िए। बट यू हैव टू लाइक गिव इन अ लिटिल अमाउंट ऑफ वर्क एंड स्टे टेंस फ्री कि आपका होगा कि नहीं होगा। हो जाएगा, इतना सारा एग्जाम है, इतना सारा अपॉर्चुनिटीज है। आप अगर ढंग से, थोड़ा सा भी ढंग से कीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं अच्छा तो हो जाएगा। मेरा भी वही था कि हमको एक जगह पे कहीं ना कहीं अच्छा हमको क्रैक करना है। थैंकफुली हमको इतना जगह अच्छा मिल गया, तो आई हैड ऑप्शंस। बट अगर आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, जैसे बहुत बार होता है कि उस जो मार्च और अप्रैल के फेज में किसी का होता है और आपका जब नहीं होता है तो आप और हताश हो जाते हैं कि यहाँ नहीं हो रहा है। तो बट उस टाइम पे और भी एग्जाम्स है, आप हताश नहीं हो कि उस एग्जाम के लिए ट्राई कीजिए ना। हम्म। कौन बोल रहा है कि सबको एक ही जगह पे जाना है? हम्म। टॉप इंस्टीट्यूट सारे, आईआईएससी हो गया, जेएनसी हो गया, जेएनयू हो गया उधर सीयूईटी के थ्रू, आरसीबी है, बहुत सारे आईसर्स है, आईआईटीज है। अगर आपको देखना है कि आपको कहाँ जाना है। बहुत लोग ऐसे ब्रांड वैल्यू के नाम पे कि हमको आईआईएससी ही जाना है या हमको जेएनयू ही जाना है, बट आप देखिए कि आपका जो इंटरेस्ट है वहां पे जो काम चल रहा है वो मैच कर रहा है कि नहीं। लैब्स, वेबसाइट्स खोलिए, एक्सप्लोर कीजिए, लैब्स देखिए, प्रोफेसर्स देखिए क्या काम कर रहे हैं वो करेंटली। क्योंकि आप भी जब वहां पे जाइएगा, आप अगर फ्यूचर वहीं पे आप डिसाइड कर रहे हैं तो उसी लैब पे आप काम कीजिएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप एनिमल फिजियोलॉजी पे काम करना चाहते हैं, वहां प्लांट फिजियोलॉजी का काम चल रहा है तो आप पूरा लाइफ प्लांट फिजियोलॉजी का काम करेंगे। तो वो चीज आपको देखना पड़ेगा, वरना आपको निकलना पड़ेगा उस जगह से। तो जो कि जनरली फायदेमंद नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे से जगह पे चल जा रहे हैं तो यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू स्टे बैक वहां पे, एंड यू डिसाइड योर करियर देयर, यू डू योर जॉब देयर ओनली। तो वो चीज आपको देखना पड़ेगा। आप खुद से वेबसाइट्स खोल के, यूर गिवन टाइम। आप जैसे बीएचयू बनारस में है, एंड बनारस इज अ वेरी एंजॉयबल प्लेस, इट्स अ वेरी गुड टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो हम, तो लोग अक्सर ऐसे घाट में निकल जाते हैं। एंड ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं निकलना चाहिए, बट आप जब जैसे दिसंबर अगर आ गया है, अब 3-4 महीने बाकी है, तो यू हैव टू गिव इन टाइम। तब यू हैव टू बी सीरियस, तब यू हैव टू थिंक अबाउट योर ओन फ्यूचर। एंड मतलब बेसिकली प्रैक्टिस सेशंस तब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उस लास्ट के फेज में। हम मॉल बायो पूरा आई थिंक पढ़े भी नहीं थे, नोट्स मेरे पास था भी नहीं, बट वो प्रैक्टिस सेशन से हम जो नोट्स बना लिए थे वो दैट वाज मोर देन एनफ। तो प्रैक्टिस सेशंस, क्योंकि वही क्वेश्चन आएंगे ना, वैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। प्रैक्टिस सेशंस बेसिकली आपका तब थ्योरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एट द एंड फेज। तो वही आप प्रैक्टिस सेशंस पे ध्यान दीजिए। अब आपके जो नोट्स जो प्रीवियसली आप बनाए उसको आप थोड़े 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 करके आप रिवाइज करते रहिए। एंड जो एक आप जब प्रैक्टिस सेशन कीजिएगा ना, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और आपको तब भी नहीं पता चल रहा, यू आस्क योर एडुकेटर, बंसल मैम है ही, आप उनसे पूछिए कि कौन कौन सा टॉपिक, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपको या बायोकेमिस्ट्री को पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप कुछ कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लीजिए, जो जहां से क्वेश्चंस जनरली आते हैं। क्योंकि ट्रेंड जनरली चेंज नहीं होता है, अगर होता भी है तो एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, उससे उतना भी मैटर नहीं करेगा अगर आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो स्ट्रांग है। तो वो सब आप स्ट्रांग रखिए, प्रैक्टिस सेशन में ध्यान दीजिए, एंड 2-3 घंटा रोज दीजिए, इट इज मोर देन। प्रैक्टिस सेशन करिए और अच्छे से पढ़िए, और उसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि सिर्फ एग्जाम क्लियर नहीं करना, उसके बाद इंटरव्यू भी देना, अगर टॉप इंस्टीट्यूट इंटरव्यू में भी जाना है करना तो फिर वो है। हाँ, भी ध्यान रखिए, वो भी अच्छे से करते रहिए। कई सो कई जगह तो 2 राउंड ऑफ इंटरव्यूज भी होते हैं। जैसे आईसर टीवीएम में 2 राउंड ऑफ इंटरव्यूज होते हैं फॉर पीएचडी एज वेल एज एमएससी। तो हाँ। हम लोग को नहीं पता था कि जैसे हमारा अनुभव दे रहे थे इन पीएचडी एमएससी का इंटरव्यू। हम लोग का एक इंटरव्यू हुआ, उस दिन रिजल्ट आ गया, हम लोग का नाम था, बोले वाह वाह वाह, हो गया हो गया। फिर देख रहे हैं कि दिखा रहा है कि बी रेडी फॉर द सेकंड राउंड ऑन 14। तो बोले कि एक इंटरव्यू क्लियर क्लियर किए और दूसरा इंटरव्यू हम लेंगे। तो वो कहीं कहीं पे 2 राउंड होता है, तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये सब मेंटल गेम है। आपका माइंड गेम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि आप कुछ भी आए, आप कुछ भी, वो लोग पूछते हैं आप कुछ ना कुछ बता दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपको हमेशा एग्जैक्ट आंसर देना है, बट वो लोग बेसिकली देख रहे हैं कि आपका रिसर्च एप्टीट्यूड कैसा है, आप किस तरह से उस कोई एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर रहे हैं, कोई मतलब कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम को कैसे आप
सॉल्व कर रहा है, आपका आपका वे वो जानना चाह रहा है कि कैसे आपका माइंड वर्क करता है। तो वैसे करके आप कहीं ना कहीं इधर उधर से आपको बस हिट करना है उस जगह पे। ऐसा नहीं कि एकदम पिन पॉइंट हमेशा आंसर देना है। तो आपका बस माइंड क्लियर रहना चाहिए कि अच्छा अगर कोई लोकलाइज करना है प्रोटीन को तो हम लोग को ये टेक्निक यूज करना है। वो टेक्निक बोल दीजिए आप, उसके बाद वो लोग पूछेगा कि वो टेक्निक का प्रिंसिपल क्या है, वो तो वापस थ्योरी में चला गया। हाँ तो जी। आप थ्योरी पढ़े हुए हैं, तो थ्योरी से आप बता दीजिए। तो वैसे करके बोलना है, आपको जानना है कि वो थ्योरी और प्रैक्टिकल को कैसे को रिलेट कर सकते हैं। तो बस वही है। तो बस बेसिकली है कि मेहनत करो, जहां पहुंचना है वहां पे पहुंच जाओगे, और जो सफर है वो बहुत खूबसूरत रहेगा। अगर आपका मन है इस फील्ड में तो बहुत खूबसूरत रहेगा। सो थैंक यू सो मच सव्या, आज आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीजें हमने सीखी, स्टूडेंट्स ने भी सीखी होगी। और उम्मीद है कि आप उनको ये सारा जितना भी इंटरव्यू था वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच सव्या। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।